बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आईनी तरमीम पास तो हो गई, जिस जैसे तैसे करके पास करा ली गई है। 2 नंबर तरीके से फ्रॉड, एक मैं समझता हूँ कि एक गैर आइनी, गैर कानूनी और साथ गैर इखलाकी कैदे, 2 नंबर तरीके से वजूद में आने वाली फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट ने जिस तरह से आइनी तरमीम पास की है, पास कर ली है, अब उसके एक चैप्टर क्लोज हो गया है। लेकिन जो असल मेन चैप्टर जो कहते हैं ना कि किताब का जो अगला सफ़ा होता है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, तो किताब का जो अगला सफ़ा है वो भी रहता है। और ये आइनी तरमीम चैलेंज होनी है मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, और सबसे मेन बात है कि खुद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होनी है। और ये आइनी तरमीम मैं आपको कह सकता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं आपको कह सकता हूँ, और जहाँ तक मेरा तजर्बा है, ये आइनी तरमीम इसके जो जो मुतनाज़ शिक्के हैं वो शिक्के इसकी कलअदम होगी, ख़ासतौर पर जो जुडिशरी के मुतल्लिक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर जो है आइनी तरमीम खुद फ़ायज़ ईसा खुद कलअदम कर चुके हैं। और हालांकि वो अक्सरियती फैसला नहीं था, लेकिन वो फ़ायज़ ईसा जो है उन्होंने आइनी तरमीम को कलअदम कर दिया था जब आइनी नवाज शरीफ की हुकूमत ने आइनी तरमीम की थी। यानी ये भी एक दौर रह चुका है कि फ़ायज़ ईसा नवाज शरीफ के खिलाफ भी फैसले दिया करते थे। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर ये आइनी तरमीम कलअदम होगी। सबसे पहले तो ये आइनी तरमीम चैलेंज होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और चैलेंज कौन करेगा? हमारे वकला हजरात, हमारी जो बार एसोसिएशन है वो चैलेंज करेंगी। इसके अलावा तरीके इंसाफ की लीगल टीम, क्योंकि उन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो इसको चैलेंज करेंगी। और इसकी जो मुद्दत है वो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा अरसा होगी। लेकिन इसका जो दारोमदार है वो जो है जस्टिस याह्या अफरीदी ने तय करना है। अब जस्टिस याह्या अफरीदी के पास ऑप्शन है कि या तो वो जस्टिस जावेद इकबाल बने या वो जस्टिस भगवान दास बने। ये मैंने इसलिए आपको कहा है कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब को जो किरदार 2007 में था, तो ये वैसे मैं किसी और भी लाग में डिस्कस करूंगा कि जस्टिस जावेद इकबाल ने इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ अपनी एक आईनी अदालत लगा ली थी। और उसके बाद जो है जस्टिस भगवान दास साहब जो है उन्होंने उस अदालत को जो है वो कलअदम करार दिया और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को उन्होंने बहाल किया था। अब सेम वही सूरत हाल बन गई है। यानी वकला तहरीक के लिए ये एक आइडियल सिचुएशन है कि जो जो चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जिसका हक बनता है, जिसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है, अल जिहाद ट्रस्ट केस मौजूद है, तो उसके मुताबिक और जो पाकिस्तान का 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो बेसिक स्पिरिट है उसके मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह को पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था। पहले तो मंसूर अली शाह को भी नहीं बनना था, जिस तरह इजाजुल एहसन का हक बनता था उसको चीफ जस्टिस होना चाहिए था, जिस तरह उसे इस्तीफा लिया गया। उस वक्त यही मंसूर अली शाह था ना। मंसूर अली शाह उस वक्त आपको याद होगा जब उमर अता बंदियाल ने पंजाब असम्बली में इलेक्शन पर 100 मोटर नोटिस लिया था, तो 7 रुकनी बेंच बनाया था। तो 7 रुकनी बेंच में मंसूर अली शाह को भी शामिल किया गया था। तो मंसूर अली शाह जिस तरह खत लिखकर उमर अता बंदियाल को कमज़ोर करता था, जिस तरह उमर अता बंदियाल साहब को कहते थे कि ये बेंच खुद गैर कानूनी है, खुद नोटिस नहीं ले सकते, जब वो फैसला आ गया पंजाब असम्बली वाला, तो मंसूर अली शाह ने बाकायदा एक डिटेल जजमेंट जारी कर दी थी कि ये तो बेंच ही गैर कानूनी था। और इसके अलावा अमीनुद्दीन खान और अतर मिनल्ला, इवन के अतर मिनल्ला साहब वो भी उसमें शामिल थे। तो यानी अब उस वक्त मंसूर अली शाह ने पूरी कोशिश की थी कि काजी फ़ायज़ ईसा को रेस्क्यू किया जाए, लेकिन आज मंसूर अली शाह को रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं है। मंसूर अली शाह एक आस्तीन का सांप पाल रहा था, और जो उसको अब एहसास होगा कि वो उस सांप ने मौका मिलते ही मंसूर अली शाह को ही डस लिया। तो अब देखते हैं जनाब, लेकिन अब जो ऑप्शन है जो जिसके ऊपर आइनी तरमीम कलअदम हो सकती है, वो नाज़रीन सबसे पहले तो जो बेसिक नुक्ता है कि क्या ऐवान का कोरम पूरा था या नहीं था। बहुत सारे लोग तो ये बात भी कर रहे हैं कि उस वक्त जब ये आइनी तरमीम पास हो रही थी तो ऐवान में, सेनेट में खासतौर पर 63 अफराद मौजूद थे, 63 अफराद ने वोटिंग में हिस्सा लिया। और साथ इन्होंने बैरिस्टर कोई है राना सनाउल्ला, और साथ आई थिंक कोई और बैरिस्टर साहब थे कोई जो इनके मामले खसूसी होते हैं, तो उनको भी इन्होंने शामिल कर लिया, उनका वोट भी डलवा दिया और कोरम पूरा करवा दिया कि 65 अरकान है, क्योंकि हुकूमत इनकी है, चेयरमैन सेनेट इनका है, किसने पूछना है। और अभी फिलहाल काजी फ़ायज़ ईसा साहब इन्हीं के साथ है। तो एक तो इसके ऊपर ये तरमीम चैलेंज होगी कि आया कि कोरम पूरा था भी से, ये नहीं था। नंबर 2, ये आइन के साइलेंट फीचर्स के खिलाफ है। आइन का एक बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद है कि आप आइनी तरमीम पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन कल को अगर कोई पार्लियामेंट आकर ये कह दे कि ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है इसकी कोई मुद्दत ही नहीं है, ये आज के बाद इलेक्शन ही नहीं होगी, पूरी जिंदगी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेगा, तो क्या ये मुमकिन है? तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो है वो आइन एक बाकायदा बेसिक स्ट्रक्चर देता है कि बाकायदा प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जो सेपरेशन ऑफ पावर, और इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है उसके मुताबिक जो हर इदारा है, खासतौर पर एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेशन, वो अपने अपने काम करेगा, अपने अपने दायरे में रहकर काम करेगा। लेकिन इन्होंने जो तरमीम की है उसमें जो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन है उसमें 13 में से 8 लोग तो हुकूमत के होंगे,
तो सेपरेशन ऑफ पावर तो जिसे कहते हैं वो तो फिर मर गई। तो सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट की बुनियाद पर ये तरमीम कलअदम हो सकती है। और इसके अलावा पहला नुकता मैंने बता दिया कि कोरम पूरा नहीं था। दूसरा तरीका ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर साइलेंट फिशर के खिलाफ है ये। और तीसरे नंबर पर जो चीफ जस्टिस की रेगुलेटरी पावर्स हैं, जिनमें सो मोटो नोटिस लेना और बाकायदा जो चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का इख्तियार, ये सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स हैं वो इसमें सुप्रीम कोर्ट के रूल्स इस चीज़ को जो है वो करते हैं रेगुलेट। ये कोई आइनी तरीके से ये चीज़ रेगुलेट नहीं हो सकती। आइन जो है वो एक बाकायदा एक फ्रेमवर्क आपको दे सकता है, लेकिन जो इंटरनल फंक्शनिंग होगी वो आइन आपको नहीं दे सकता कि आपने फंक्शन भी इस तरह से करना है। तो ये आइन का ऑपरेटिव पार्ट कोई नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेगुलेट करना है। तो एक तो ये बुनियाद हो गई। नंबर 3 कि ऐसी पार्लियामेंट जिसका अपना मैंडेट ही खुद मशकूक है। अभी तक इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो फाल नहीं हुए, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के फैसले नहीं हुए, इलेक्शन जो इनके फॉर्म 47 वाले हल्के अभी पेंडिंग है। तो वो पार्लियामेंट किस तरह वो कल को अगर फर्ज करें कोई चीफ जस्टिस आता है या अफरीदी साहब आते हैं और ये इनके इलेक्शन खोलते हैं, तो ये आधी से ज़्यादा पार्लियामेंट तो फारिग हो जाएगी। तो उस वक्त इस आइनी जो तरमीम है उसकी क्या हैसियत होगी। तो ये एक बड़ा बेसिक नुकता है। और इसके अलावा जो इनकम्प्लीट पार्लियामेंट, यानी अभी तक जो मंसूर अली शाह साहब और जो 8 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये मखसूस नशिस्तें तरीके इंसाफ को देनी थी, और इसके अलावा सेनेटर के पी के इलेक्शन अभी तक नहीं हुए। तो आर्टिकल 239 जो है वो तरमीम की बात ज़रूर करता है, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है कि वर्ल्ड टोटल मेंबरशिप, यानी टोटल मेंबरशिप से 2/3 अक्सरियत ने वोट देना था, जब टोटल मेंबरशिप ही नहीं थी तो 2/3 कहाँ से आपने पूरी कर ली। तो ये चीज़ें हैं, इसकी बुनियाद के ऊपर आइनी तरमीम जो है वो कलअदम हो सकती है। और ये माजी में ये मिसाल मौजूद है। मैंने आपको जिस तरह पहले बताया है कि काजी फैज़ ईसा नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कर चुका है। तो अब वो पता नहीं कौन सा सुनहरी दौर था जब इसने फैसला किया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह प्यार मोहब्बत भरी, जिस तरह एक नवाज शरीफ जैसे ताहयात नाअहल शख्स को लंदन से उठाकर पार्लियामेंट में फेंका फैज़ ईसा ने, तो ये भी तारीख में अपनी मिसाल आपके तौर पर याद रखा जाएगा। तो नाज़रीन देखते हैं कि अभी तरमीम किस तरह चैलेंज होती है, कौन इसको चैलेंज करता है। पहले वैसे चैलेंज तो होनी है, बार एसोसिएशन ने पटिशन तो तैयार की हुई है, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने भी पटिशन तैयार की हुई है। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ कि याया अफरीदी साहब, क्योंकि अगले मुमकिन चीफ जस्टिस वही होंगे, उनको इनकार नहीं करना चाहिए। अगर वो इनकार कर देंगे तो फिर अगला जो है वो दस्तखती जज जिसके बारे में मशहूर है वो चीफ जस्टिस बन जाएगा, अमीनुद्दीन। तो याया अफरीदी को इनकार नहीं करना चाहिए। याया अफरीदी का अपना कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। अगर तो याया अफरीदी साहब आज चीफ जस्टिस नहीं बनते तो इन्होंने 2028 में वैसे बन जाना है चीफ जस्टिस। इन्होंने 1.5 साल तक अरसा इन्होंने चीफ जस्टिस रहना है। अगर आज ये चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो 3 साल बाद इन्होंने रिटायर हो जाना है। तो बाकायदा इनका नाम जो है वो तरीके सियाह तरीन अल्फाज में लिखा जाएगा, क्योंकि ये हमेशा इन्होंने अपने आप को जो है एक इंडिपेंडेंट जज के तौर पर साबित किया है। अगर अब ये इस तरह का काम करते हैं और ये आइनी तरमीम को ये पिटीशन नहीं लगाते, मंसूर अली शाह का रास्ता रोकते हैं, तो इनको भी तारीख जो है वो सियाह हरूफ में याद करेगी। तो देखते हैं कि याया अफरीदी साहब जो हैं वो अब क्या फैसला करते हैं। याया अफरीदी के ऊपर डिपेंड है। याया अफरीदी का अपना कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है, उसको चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करना चाहिए। चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करके उसको ये पिटीशन टेकअप करनी चाहिए, बेंच बनाना चाहिए। क्योंकि अगर काजी अमीन आ गया तो उससे तो कोई उम्मीद नहीं है। वो तो मुझे नहीं लगता कि वो तो पहले तैयार बैठा है कि चीफ जस्टिस बनने के लिए। तो याया अफरीदी साहब के ऊपर जिम्मेदारी है। याया अफरीदी साहब की तरफ कौम की नज़रें हैं, और याया अफरीदी साहब एक आज़ाद, खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट जज हैं। अब उनको ये साबित करना होगा कि वो वाकई वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, इस 2 नंबर जाली पार्लियामेंट के साथ नहीं खड़े। तो नाज़रीन देखते हैं कि याया अफरीदी साहब जो है वो चीफ जस्टिस जब बन जाएंगे, क्योंकि 100% चांस मैं कह सकता हूँ कि 95% ही कह देता हूँ कि याया अफरीदी साहब भी चीफ जस्टिस बनेंगे। तो क्योंकि मंसूर अली शाह को तो अगर इन्होंने बनाना होता तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी, और मुनीब अख्तर साहब जो है वो तो वैसे ही इनको पसंद नहीं है शुरू से। तो देखते हैं कि अब याया अफरीदी साहब के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। तो याया अफरीदी साहब का किरदार हम भी देख रहे हैं, आप भी देखें, देखते हैं कि याया अफरीदी साहब जो है वो किस तरह अपना किरदार पॉजिटिव तरीके से अदा करते हैं। तो मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।